हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में वर्ल्ड जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ज्वालामुखी से रिलेटेड मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। तो मेनली हमको ज्वालामुखी के बारे में 5 चीजों को पढ़ना है। पहला, ज्वालामुखी क्या होती है, उसकी परिभाषा, वो कितनी प्रकार की होती है। दूसरा, ज्वालामुखी उद्गार के क्या क्या कारण हैं। तीसरा, ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग है। चौथा, ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार है। और पांचवा, ज्वालामुखी के क्या प्रभाव है, यानी इफेक्ट ऑफ वोल्केनो। तो मेनली हमको यही 5 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, और अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसी 5 टॉपिक से आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आई श्योर कि आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ज्वालामुखी। फ्रेंड्स, आपको पता होगा पृथ्वी के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर है। तो इस प्रेशर और टेम्परेचर के कारण पृथ्वी के अंदर जितने भी रेडियोधर्मी खनिज है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, जो पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी खनिज है, वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण टूटते रहते हैं। और टूटते रहने के कारण इनके अंदर घर्षण होता है, और घर्षण के कारण ये पिघल कर फैलने लगता है, और फैलने के कारण उसके अंदर ज्यादा वाष्प बनता है, और वाष्प बनने के कारण वो पृथ्वी पर प्रकट होता है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? पृथ्वी के अंदर अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, तरल, लावा, जल एवं चट्टानों के टुकड़े से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं, जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी की क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला, आंतरिक क्रिया, और दूसरा, बाह्य क्रिया। तो हम लोग जान लेते हैं आंतरिक क्रिया किसे कहते हैं और बाह्य क्रिया किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, आंतरिक क्रिया में क्या होता है, जो मैग्मा है वो पृथ्वी के धरातल पर नहीं आ पाता है, वो अंदर ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, जैसे सील, डाइक, बैथोलिथ, फैकोलिथ। ये सभी आंतरिक क्रिया का उदाहरण है। हम लोग आगे देखेंगे कि सील और डाइक किसे कहते हैं। और दूसरा है बाह्य क्रिया। बाह्य क्रिया में क्या होता है, जो मैग्मा है वो पृथ्वी के धरातल पर आ जाती है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा ज्वालामुखी। देखिए फ्रेंड्स, इसके डेफिनेशन में भी होगा, चट्टानों के टुकड़े से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं, जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी एक बाह्य क्रिया है, आंतरिक क्रिया नहीं है। और इससे रिलेटेड 2 चीज आप याद रखिएगा, मैग्मा और लावा। मैग्मा किसे कहते हैं और लावा किसे कहते हैं। तो जो धरातल के अंदर जो तरल पदार्थ होती है उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं, और धरातल पर आने के बाद उसे हम लोग लावा कहते हैं। इस दोनों पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो ये था ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार के क्या क्या कारण हैं। तो पहला कारण है भूगर्भ में तापमान अधिक होना। भूगर्भ में तापमान अधिक क्यों हो जाता है? क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी खनिज है वो टूटकर फैलने लगता है, जिसके कारण भी तापमान में वृद्धि होने लगता है। दूसरा कारण है अत्यधिक ताप के कारण लावा की उत्पत्ति। तीसरा पॉइंट है गैस एवं वाष्प की उत्पत्ति। और चौथा, लावा का ऊपर की ओर प्रवाहित होना। तो ये प्रमुख 4 कारण है जिसके कारण ज्वालामुखी उद्गार होता है। अब हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे ब्लैक है ये क्या है, लावा। और व्हाइट में जो है ये है ऐश यानी राख। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो लावा बाहर निकल रहा है उसके ऊपर यहाँ ब्लैक है, तो यही जो ये ब्लैक है ये क्या है, यही राख है। तो बीच बीच में इसके जो व्हाइट वाला पार्ट है यही राख है, और ये लावा है। देखिए, पृथ्वी के धरातल के अंदर है, जिससे हम लोग क्या बोले, मैग्मा।
और ये जब बाहर आ रहा है तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, लावा। और इसके मुख को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आसमान में धुआं का एक बादल जैसा बन जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं एश क्लाउड। और फ्रेंड्स, ये मेन पाइप है, और मेन पाइप से जब ब्रांच निकलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच पाइप। और ब्रांच पाइप से जब लावा बाहर धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, वो अंदर ही रह जाता है और अंदर ही ठोस रूप धारण कर लेता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिल। और अगर बाहर निकलता है पर धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, हल्का सा कोनिक से बना के रह जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डाइक। तो सिल और डाइक क्या होता है, इसको आप समझ गए होंगे। उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ थ्रोट, मतलब गला। तो ये क्या है, ज्वालामुखी का थ्रोट है। तो ये था ज्वालामुखी का महत्वपूर्ण अंग, जिसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें मेन है कि आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्रेटर। दूसरा, सिल क्या है, तो जो पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, वो अंदर ही ठोस रूप धारण कर लेता है, जिसको हम लोग सिल बोलते हैं। और तीसरा, डाइक, जो पृथ्वी के धरातल पर तो आता है पर हल्का कोनिक से बनाकर ही रह जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइक। तो आप ये मेन 3 से 4 अंग जो है ज्वालामुखी के, बस आपको उसी को ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी मेन 3 प्रकार का होता है। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा शांत ज्वालामुखी। तो पहले हम लोग देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी का क्या डेफिनेशन है, इनमें ज्वालामुखी उद्गार निरंतर होते रहता है। इसमें ज्वालामुखी का उद्गार निरंतर मतलब हमेशा होते रहता है। तो मेन आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, मेन पूछा जाएगा कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है और वो कहाँ है। इसमें कौन से ज्वालामुखी जो सक्रिय है या सुषुप्त है या शांत है। तो जो विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी। तो इसमें क्लायू और मोनोलोआ, ये दोनों ज्वालामुखी यूएसए में अवस्थित है। उसके बाद है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ है, इंडिया में। और इंडिया में कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मिडिल अंडमान पर स्थित है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में, जो साउथ अमेरिका का एक देश है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। और कलायु विश्व का सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है स्ट्रोम्बेली। स्ट्रोम्बेली कहाँ है, लिपारी द्वीप पर। और लिपारी द्वीप कहाँ है, इटली में। अगला है एब्रूस। तो एब्रूस कहाँ है, अंटार्कटिका में। अगला है अंजोस डेल सैलाडो, ये है अर्जेंटीना में। और अगला है कोलिमा, जो है नॉर्थ अमेरिका में, यानी उत्तरी अमेरिका में। तो ये है विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी। अगर सक्रिय ज्वालामुखी से क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स, जो ये सक्रिय ज्वालामुखी है इसका ज्यादा चांस है कि यहीं से आएगा क्वेश्चन। अगला है सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है पर आगे उद्गार होने की संभावना है। और इसके उदाहरण है फ्यूजियामा, कांगरा और क्राकटाओ। तो देख लेते हैं हम लोग जो सुषुप्त ज्वालामुखी है कहाँ कहाँ है। तो पहला है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में। कांगड़ा कहाँ है, इंडिया में, इंडिया के हिमाचल प्रदेश में। और तीसरा है क्राकटाओ, जो इंडोनेशिया में है। तो यह था प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। अब हम लोग देखते हैं शांत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी, इसमें हजारों सालों से कोई उद्गार नहीं हुआ और आगे भी होने की बहुत कम संभावना है, जिसे हम लोग शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। और इसके उदाहरण है किलिमंजारो, एकांक गुआ, कोह सुल्तान, चिम्बराजो, पोपा।
देख लेते हैं हम लोग। जो ये शांत ज्वालामुखी है ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो पहला है किलिमंजारो, जो कहाँ है, अफ्रीका में। अगला है एकांकगुआ, एकांकगुआ कहाँ है, अर्जेंटीना में। अगला है कोह सुल्तान, तो कोह सुल्तान कहाँ है, ईरान में। अगला है चिम्बराजो, चिम्बराजो कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। और पोपा म्यांमार में। तो फ्रेंड्स, ये सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, इसके जितने भी उदाहरण हैं आप उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है ये कहाँ स्थित है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है या सुषुप्त ज्वालामुखी है या शांत ज्वालामुखी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम लोग कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य यानी कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। पहला, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, क्लायू, जो अमेरिका में है। अगला, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है, मोना लोआ। और बात करें भारत का, तो भारत का कौन है, बैरन द्वीप। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आप दो पॉइंट को और ध्यान रखिएगा। पहला, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इस दोनों पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी को। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी का क्या क्या प्रभाव है। देखिए फ्रेंड्स, ज्वालामुखी के पॉजिटिव इफेक्ट भी है और निगेटिव इफेक्ट भी है। पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव इफेक्ट के। तो हम लोग भी जितने भी मेटल यूज करते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सभी पृथ्वी के धरातल के अंदर से ही बाहर आता है। ऐसे कितने बहुत सारे मेटल हैं जो पृथ्वी के धरातल से ही हमें प्राप्त होती है। और अगर बात करें नेगेटिव इफेक्ट का, तो देखिए जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होता है, वहाँ के अगर भूमि कृषि क्षेत्र है तो वो इफेक्ट होता है, वहाँ पे जान माल की क्षति भी होती है। ज्वालामुखी के कारण भूकंप भी आता है, जिसके कारण भी जान माल की काफी क्षति होती है। अगर ये ज्वालामुखी समुद्र में आती है तो उससे सुनामी होता है, और समुद्र के तट पर रहने वाले लोगों को भी काफी जान माल की क्षति होती है। तो ये था ज्वालामुखी के क्या क्या प्रभाव है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। मेन आपको जो 3 ज्वालामुखी के प्रकार है वो, और ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग है, मेन आपको इसी 2 पॉइंट के बारे में ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।